नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। गुड न्यूज टुडे पर आप देख रहे हैं साल के आखिरी चंद्र ग्रहण पर महा कवरेज, जहां पर लगातार हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आपका परिचय करा दें। अब आपको बता दें, हमारे साथ जुड़ गए हैं नीरज लाडिया जी, एस्ट्रोनॉमर। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रतीक भट्ट जी हमारे साथ, ज्योतिषाचार्य, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रतीक जी आपका एक बार फिर से। साथ ही साथ श्रुति खरबंदा हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्रुति जी, आपका भी स्वागत है। और वान्या आर्या जी, वो भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी तमाम बातें, गणना क्या बताती है, अंक ज्योतिष क्या कहता है, तमाम आज के घटनाक्रम को लेकर हम यहां चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है आज का दिन बेहद खास है। कई मायनों में 500 साल बाद बताए जा रहे हैं कुछ ऐसे योग, कुछ ऐसे संयोग आज के दिन लग रहे हैं, जिसको लेकर यहां पर महाचर्चा हो रही है। विज्ञान क्या कहता है, विज्ञान क्या मानता है, वो भी हम खगोल शास्त्री जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, लेकिन चूंकि अब ये अगला प्रहर है, एक तरह से हमारा जो ये कार्यक्रम है वो अब अगले घंटे में प्रवेश कर चुका है और यहां पर अब हम बात करेंगे राशिवार, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे ये जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है उस पे आप ये समझ लीजिए, वान्या जी ने जैसी बात कही या फिर प्रतीक जी, श्रुति जी ने, कि देखिए पूरे यूनिवर्स में इसका ओवरऑल प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। न सिर्फ इंसान बल्कि पेड़ पौधे, जो प्रकृति है हमारी, उन सब में असर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए राशिवार ये जान लेना बहुत जरूरी है कि अलग अलग राशियों के जो जातक हैं उन पर किस तरह का प्रभाव होगा। तो वान्या जी, सबसे पहले क्या आपसे शुरू किया जाए, अगर आप शुरुआत करें और मेष राशि से शुरुआत करते हैं और आप बताइए कि अलग अलग राशियों वालों पर प्रभाव क्या होगा, असर क्या होगा, क्या उन्हें इस दौरान करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। थैंक यू श्वेता जी। मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये जो ग्रहण है आपकी कुंडली के 11वें भाव पे लगेगा, यानी कि लाभेश पे। तो ये ग्रहण आपके लिए खराब नहीं है, ये ग्रहण आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ है और कहीं ना कहीं ये आपको बहुत सारी फिनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी देके जाएगा। मंगल का साल है, मेष राशि के जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं। तो ऑलरेडी ये जो साल है आपके लिए सपोर्टिव ईयर है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी राशि के स्वामी हैं। अभी आप देखेंगे 9 सितंबर को जो डेट आएगी वो 999 की डेट बन जाएगी, क्योंकि सितंबर का जो महीना है वो भी कहीं ना कहीं 9th मंथ ही है और 2025 का टोटल जो है वो भी 9 है। तो कहीं ना कहीं 999 का पोर्टल भी आप लोगों के लिए ओपन होगा, जो हाईएस्ट डोर्स ऑफ मैनिफेस्टेशन मैं कहूँगी सबके लिए ही खोलेगा, लेकिन स्पेसिफिकली क्योंकि मेष राशि मंगल का साल और उनके जो राशि के स्वामी हैं वो भी मंगल देव ही है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ ग्रहण है। आप देखेंगे आपको करियर में जो है किसी भी तरह की प्रमोशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई ना कोई गुड न्यूज़ जो है वो भी आप जो है इस टाइम पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको अपने एल्डर सिबलिंग्स से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, यानी कि जो भी आपके बड़े भाई बहन हैं उनसे आपको जो है बहुत ज़्यादा इस टाइम पर सपोर्ट मिलेगा। आप उनके साथ और ज़्यादा कोऑर्डिनेशन और सिंक में आएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपका करियर ग्रोथ और आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जो है इस टाइम पर मिलेगा। बस ग्रहण के दौरान जो है आप अपने जाप करते रहिए, आप अपने मंत्र जाप करते रहिए, ओम हनुमते नमः का आप जाप करते रहिए, या फिर जो भी गुरु मंत्र जो है वो आपने ले रखा है उसका भी आप जाप कर सकते हैं। अपने एग्रेशन को बस आपको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। ये जो 3.5 घंटे का टाइम है इस पर आप किसी भी चीज़ पर रिएक्ट अगर नहीं करते हैं, अपने जीवन में पॉजिटिविटी को लाइए, अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में अपनी रीवायरिंग कीजिए सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स के लिए। ग्रहण से डरे नहीं, ग्रहण का मतलब है अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण करना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उपाय के तौर पर कहती हूँ, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है तो कहीं ना कहीं कुछ सफ़ेद का दान अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ होगा। लेकिन ये जो दान है ये आपको कल करना है, आज नहीं करना। ग्रहण के बाद आप स्नान दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो आप ग्रहण के बाद पानी में जो है थोड़ा सा गंगा जल डाल के जो है या तो आप छींटा मार लीजिए, नेक्स्ट डे सुबह नहा लीजिए, या फिर आप ग्रहण के बाद नहा के सोइए। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ बड़े बुजुर्ग भी जो है वो हमें सुन रहे होते हैं, तो सभी के लिए प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। तो आप थोड़ा सा गंगा जल का छींटा मार लीजिए, ओम हनुमते नमः का जाप करें, ओम हनुमान चालीसा का आपने जाप करना है। आप अपने गुरु मंत्र का जाप करें जो आपको जीवन में आपको शील्डिंग देता है और आपको कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन देता है। सफ़ेद का दान भी आप कर सकते हैं, बट क्योंकि आपकी मेष राशि है तो आप साथ में कुछ लाल का दान भी कर सकते हैं, कोई लाल मिठाई भी दान कर सकते हैं। सफ़ेद के दान में जैसे आप कुछ, क्योंकि चंद्र ग्रहण है तो और पितृपक्ष भी जो है आज आपका शुरू हो गया है, तो आप अपने पितरों का दान भी जो है कुछ निकाल सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं। अगली राशि पर हम वृषभ राशि की बात करते हैं। तो वृषभ राशि की अगर
हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये ग्रहण जो है ये आपके दशम भाव पे लगेगा। तो दशम भाव जो होता है आपकी लाइफ में आपके करियर का होता है। करियर के लिए ये बहुत अच्छा है वृषभ राशि के लिए ये ग्रहण। आप देखेंगे आपको बहुत सारी प्रमोशंस मिलेंगी, आपको लाइफ में अपने बॉसेस से जो है अच्छा आपका सिंक बनेगा। इसके अलावा जो है आप बहुत सारा फेम जो है, स्टेटस जो है वो भी आपका अपलिफ्ट होगा। और कहीं ना कहीं 10th हाउस जो होता है आपके कुंडली का आपके मदर इन लॉ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो उनके साथ जो है आप किसी भी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट ना करें और कुछ भी सफ़ेद का दान कर दें। माता लक्ष्मी की आराधना ओम महालक्ष्मी आय नमो नमः का आप जाप करें। और चंद्र ग्रहण के दौरान आप चंद्रमा के अगर मंत्रों का जाप करते हैं तो आप इमोशनली, मेंटली, आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो पॉजिटिव रहती है। इस टाइम पर आप सेटल रहेंगे, आपका एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं होगा, एंग्जाइटी नहीं होगी, ओवर थिंकिंग जो है इस टाइम पर आपको नहीं होगी। अगली राशि की बात करें, हाँ, मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रहण आपकी कुंडली के नवम भाव पर लगेगा। अगेन ये ग्रहण आपके लिए भी अच्छा है। ये ग्रहण आपको लाइफ में आपके लक को जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, आपकी स्पिरिचुअल जर्नीज जो हैं उनको बढ़ाएगा। भाग्य इस समय पर आपका साथ देगा, आपको अपने पिता से जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाली है। ये वो गोल्डन टाइम होगा जहाँ पर आप हाथ रखेंगे वो आपको मिलेगा। लेकिन आपको थोड़ा सा जब आप दान करेंगे नेक्स्ट डे तो आप कुछ भी हरी मिठाई का दान कर दें, कहीं आप कुछ पेड़ लगा दें, कुछ वृक्ष लगा दें। जैसे जैसे वो प्लांट्स ग्रो करेंगे वैसे वैसे आपके जीवन में आपका सक्सेस भी ग्रो करेगा। पर ये वो टाइम होगा जहाँ पर आपका इनपुट कम होगा और आउटपुट जो है वो ज़्यादा होगा। इस टाइम पर लक जो है आपके फेवर में होगा। सिर्फ आपको अपनी वाणी से, क्योंकि कहीं ना कहीं बुध देव आपकी राशि के स्वामी है, तो कई बार क्या होता है कि अपनी डायलॉग डिलीवरी से हम किसी चीज़ का इम्पैक्ट जो है थोड़ा सा खराब कर देते हैं, किसी को कुछ गलत वर्ड्स बोल के। तो वो आप अपने शब्दों पर जो है आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है। आपकी एजुकेशन में भी आपको हेल्प मिलेगी, स्पिरिचुअल जर्नीज, पिता से सपोर्ट, और आपको भाग्य से भी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल। कर्क राशि की अब बात कर ले तो कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है वान्या जी? कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रहण जो है आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्क राशि के जो स्वामी होते हैं वो भी चंद्रमा ही होते हैं। तो इस टाइम पर ये ग्रहण उनके लिए थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा। मैं यहाँ पर, मेरा इंटेंशन डराना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का जो है इस टाइम पर ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा आप इमोशनली जो है इस टाइम पर लो फील कर सकते हैं, पर आपको घबराना नहीं है। ओम नमः शिवाय का जाप करें, कुछ भी सफेद का दान जो है आप नेक्स्ट डे जरूर कर दें। अपनी माता, क्योंकि चंद्र ग्रहण है और चंद्रमा हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, हमारी माता को रिप्रेजेंट करता है। तो इस टाइम पर अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान जो है वो आपको बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। इमोशनली अनस्टेबल, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, डिप्रेसिव इश्यूज आपको आ सकते हैं। ओम चंद्रमा से नमः, ओम सोम सोमाय नमः। अगली राशि पर चलते हैं। अब हम सिंह राशि पर चलते हैं। जी, सिंह राशि के बारे में हम श्रुति जी से जान लेते हैं। तो अगली 4 राशि, श्रुति जी, जिस तरह से वान्या जी लगातार बता रही थी, एक बार दर्शकों को मैं फिर से बोल दूं कि आपने जितनी भी बातें सुनी होंगी इन शुरुआती 4 राशियों के बारे में, इसमें पॉजिटिविटी भरी हुई है। यानी कि ग्रहण की बात हम जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस ग्रहण काल के दौरान आप कितना पॉजिटिव हो सकते हैं, कितनी पॉजिटिविटी, कितनी ऊर्जा आप इस यूनिवर्स से ले सकते हैं, वो लगातार हमारे मेहमान जो हैं वो आपको बता रहे हैं, ज्योतिषाचार्य बता रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक तरह से आपके लिए अवसर है, हम कहते हैं ना, तो ये अवसर है आपके लिए। अगर आप घर में बैठे हैं, मंत्रोच्चार करिए, साधना करिए, मेडिटेट करिए, और जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी हो सकती है, पॉजिटिव ऊर्जा हो सकती है, वो आप ग्रहण करिए। श्रुति जी, अगली 4 राशियों के बारे में बताएं। सिंह राशि से शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हम ऊर्जा, जितनी पॉजिटिव जो है एनर्जी है, ग्रास्प कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, हमें बिल्कुल करनी चाहिए। और खास तौर पे ज्योतिष आपको इसमें मदद करता है, आपके हालातों का आकलन करने में और ऊर्जा को महसूस करने में, क्योंकि अक्सर लक्षण, उसके जो लक्षण कहते हैं वो भी आप अपने आसपास होते हुए देखेंगे और समझेंगे। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के जातकों के बारे में। देखिए आपके सप्तम भाव में ये ग्रहण लग रहा है, तो अगर पार्टनरशिप से प्रॉब्लम भी है तो पार्टनरशिप से गेन्स भी हैं, लेकिन वहाँ पे आपको अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है। क्योंकि देखिए जब राहु सप्तम भाव में होता है तो कहीं ना कहीं कोई सेंस ऑफ जेलसी या सेंस ऑफ एनिमिटी पार्टनरशिप में निकल के आती है। पार्टनरशिप मीन्स एज क्लोज एज योर हस्बैंड और वाइफ, आपकी मैरिटल पार्टनरशिप या फिर आपकी बिजनेस पार्टनरशिप, जहाँ पे आप फाइनेंस जो है शेयर करते हैं। तो वहाँ से कहीं ना कहीं आपको उतना सहयोग नहीं मिलेगा या नहीं मिल पाएगा जितना कि आपको उम्मीद है। लेकिन आने वाले 3 महीनों में आपको कुछ आर्थिक लाभ भी उससे होते हुए दिखते हैं, और ख़ास तौर पे यात्राओं से। लेकिन यात्राओं में आपको सजग रहने की भी ज़रूरत रहेगी,
ग्रहण के बाद भी और ग्रहण के दौरान भी मैं देख रही हूँ जो ग्रह गोचर आपके लिए हैं। तो ड्राइव आप केयरफुली करें और पार्टनरशिप में ज़रा ध्यान देखें। अगर आपको डिप्रेसिव फीलिंग्स आ रही हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स की स्थिति क्रिएट हो रही है, उसके लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र उसका जाप ज़रूर करिएगा। कहीं ना कहीं इट काम्स योर सेंसेस डाउन और शिव जी की कृपा भी है। जो भी आप पाठ करेंगे उसका एक अंश आपके पितरों को भी जाएगा, क्योंकि ये श्राद्ध का भी समय चल रहा है। तो जो आप पाठ करेंगे आप सोचें कि आप उनके भी मोक्ष की और आत्मा की शांति के लिए आप वो कर रहे हैं, और ये उसके लिए सबसे अति उत्तम समय देखा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। तो देखिए, कन्या राशि के छठे भाव में लग रहा है, जहाँ पे उनके शत्रुओं का भाव जिसको हम कहते हैं, लिटिगेशंस का भाव कहते हैं, कहीं ना कहीं जो आपको लिटिगेशंस है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग अपने लॉजिक को, अपनी डेली रूटीन में अलर्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को, अपने जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पे आपको रीडिंग एबिलिटी जो है अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, प्रोसेसिंग एबिलिटी, क्योंकि कोई ना कोई चूक होती हुई वहाँ पे मुझे दिख रही है। तो वहाँ से ज़रूर आप सावधान रहिएगा। साथ ही अज्ञात शत्रुओं का ये उनसे भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और अदरवाइज एज वेल, अगर आप डेली लाइफ में टेक्नोलॉजी को अपनी लाइफ में और ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उससे लाभ भी होता हुआ दिखता है। और पार्टनर को थोड़ी सी समस्या हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। तो वहाँ कहीं अगर आपको निराशा आ रही है तो अगर आप थोड़ा अलर्ट रहते हैं, जब आपको पता है कि ग्रह गोचर इस प्रकार का है और ग्रहण के क्या जो हैं हालात या ऊर्जा वो आपके लिए उत्पन्न कर सकता है, पहले से ज्ञात होने पे नाउमीदी नहीं होती और आप अपना जो रास्ता है ना वो कहीं ना कहीं वो निकालते हुए चलते हैं और कोई अफसोस नहीं। जितना मन साफ रखेंगे, नेगेटिव नकारात्मक विचारों का त्याग करेंगे, उतना जीवन जो है आपका पॉजिटिव होता जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगली राशि की जो है तुला राशि। तो तुला राशि के लिए मुझे लगता है ये आर्थिक लाभ का जो है योग है। अगर आप माता पिता हैं, आपकी संतान है, तो वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत ज़रूर होगी, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार उनसे कोई प्रॉब्लम हो या उनका कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो जाए। हर घर का अपना माहौल होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप हैं और तुला राशि के जातक हैं तो इस बार ज़रूर थोड़ी सा ध्यान दीजिएगा। बच्चों आपकी अटेंशन चाह रहे हैं, वो किसी मामला चाहे वो तकनीक से जुड़ा हो या पढ़ाई से जुड़ा हो, वहाँ आपकी अटेंशन जाती है। और लेकिन ये आर्थिक लाभ का भी समय मुझे दिखता है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का ये बहुत अच्छा टाइम है और यहाँ से आप, मुझे लगता है कि सितंबर से नवंबर तक के महीने में कहीं ना कहीं आप वो करने भी वाले हैं। तो ये आपके लिए अच्छा समय है। मैं यही कहूँगी कि 12 ज्योतिर्लिंग का नाम या शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र जो मैं कहती हूँ वो आप ज़रूर करिएगा। वो आपको हर कार्य में सफलता दिलाएगा और आपको हर तरह की नकारात्मकता से, लोगों के बुरे विचारों से भी बचाता हुआ वो मुझे दिखता है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा कठिन समय है। उनके चौथे भाव में लग रहा है, तो कहीं ना कहीं कार्यस्थल पे और घर पे दोनों पे एक ऐसा द्वंद्व है जो आपकी अटेंशन बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा है, जहाँ पे आपको जो हिडन एनिमिटी है वो भी दिखती है। आपके मान सम्मान में कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती हुई दिखती है, वो वैसे नहीं मेंटेन हो पा रही। स्टेटस जो है वो वैसे नहीं मेंटेन हो पा रहा। जॉब की स्फीयर में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखते हैं या वहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपको आलोचनाओं का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है वृश्चिक राशि के जातकों को। वहाँ पे अगर आप सजग रहें, अपनी जो नीति है वो सोच समझ के बनाएं। अक्सर ये समय मैं ये भी कहूँगी कि आप कोई भी कदम, जब भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है जैसे इन राशि के जातकों के लिए मुझे लगती है, तो कोई भी लिया हुआ कदम जो है वो उतना सही नहीं बैठता जितना आपको उम्मीद है या उससे आप उतना फ़ायदा ले सकें। तो अपने दोस्तों से या गुरुजनों से, उनसे ज़रूर सलाह लेते हुए चलें, तो आपके लिए स्थितियां जो हैं बेहतर होती जाएंगी। जितना पीपल सपोर्ट, जो लोगों का समर्थन है अपने आसपास का आप जुटा सकेंगे, वो आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगा। इन लोगों के राशि के जातकों के लिए मैं खास तौर पे कहना चाहती हूँ, पितृ सूक्त और रुद्र सूक्त, इन दोनों का
जो सूक्त है उसका अगर आप पाठ करेंगे तो आपके लिए भी सही है और पितरों के लिए भी सही है। यजुर्वेद और ऋग्वेद में इसका मेंशन है, अगर आप पढ़ेंगे तो वो आपको शुभ फल देता हुआ जाएगा। बिल्कुल, तो सार्क का आखिरी चंद्र ग्रहण है और आपको बता दें 9:58 पर इसकी शुरुआत होने वाली है, लेकिन सूतक लग चुका है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो सूतक है चंद्र ग्रहण का, वो 9 घंटे पहले शुरुआत उसकी हो जाती है। तो इस वक्त सूतक काल चल रहा है जब ये चर्चा हम कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा हमारी कोशिश ये है कि जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वीकेंड है, संडे है, लोग ज्यादातर घरों में हैं, कई लोग बाहर गए भी होंगे, लेकिन आजकल जैसा कि पता है कि हर किसी के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल पर हर कुछ उपलब्ध है। गुड न्यूज टुडे भी वहां पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि सूतक काल के दौरान भी आपको क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। राशिवार भी हम आपको बता रहे हैं। तो आखिरी जो 4 राशियां बची हैं, प्रतीक जी उनके बारे में बताएंगे, लेकिन हम नीरज जी के पास अब चलते हुए। नीरज जी, आप जुड़े हैं हमारे कार्यक्रम में अभी अभी, लेकिन हम बात कर रहे हैं गुड न्यूज टुडे पर। हमारी हमेशा, जैसे आपको बता दें, कोशिश यही रहती है कि हम ज्योतिष के साथ साथ जो हमारी साइंस है, जो एस्ट्रोनॉमी है, वो क्या समझती है, वो क्या सोचती है, जो स्टडी हमारी लेटेस्ट स्टडीज है वो क्या कह रही है, उसे भी साथ लेकर चलते हैं। क्योंकि जो आज की पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो दोनों को समझना, देखना और जानना चाहती है, इसीलिए दोनों ही को हम ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं। तो आज के दिन के बारे में जैसे बात हो रही थी नीरज जी, आपसे पहले जो यहाँ पर खगोल शास्त्री बैठे हुए थे वो भी बता रहे थे कि आज के दिन खास करके उन बच्चों के लिए जो कि इंटरेस्ट शो करते हैं खगोलीय घटनाओं पर, जो कि जानना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, तो स्टडी के लिहाज से, रिसर्च के लिहाज से उतना नहीं, लेकिन हाँ जानने, समझने और स्टडी के लिहाज से आज का दिन बेहद खास। जी बिल्कुल सही बात है ये। हमें ये समझना है कि ये एक खगोलीय घटना है, से हमें ये समझना है कि एक ज्योमेट्री है स्पेस में, जो चांद, पृथ्वी और सूरज के बीच में, जो ऐसे अलाइनमेंट में आई है कि ये स्पेशल दिन आया है। तो अब ऐसे अलाइनमेंट बहुत रेयर है, यानी कि बहुत ही कम होती है। जो इसके पहले ग्रहण हुआ था 7 साल पहले हुआ था, ऐसा नहीं कि उसके बाद ग्रहण ही नहीं हुए, लेकिन वो इंडिया में नजर नहीं आए। आप सोचिए 7 साल बाद अगर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी भी, मैं तो एक एस्ट्रोनॉमर हूं, तो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा दिन है आज। मेरी टीम के लिए हम बहुत प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी आपके इंटरव्यू के बाद हम तुरंत जाएंगे, हमने बहुत सारे टेलीस्कोप्स लगा रखे हैं, हम बहुत फोटोग्राफी करने वाले हैं। तो हमने अपना पूरा इंतजाम कर रखा है। हम स्टडी करेंगे, हम इफेक्ट्स देखेंगे, क्या टाइमिंग्स है, इससे क्या साइंस डिराइव कर सकते हैं, हम सब कुछ करेंगे उस दौरान। और हम हो पाया तो मैं फोटोज भी शेयर करूंगा आपके साथ, एक बार आप क्लिक कर लें। तो ये जो पूरी घटना है, इसे हम ऐसे समझते हैं कि इन घटनाओं से ये एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंसेस में रुचि लेके आता है बच्चों के लिए और बाकी लोगों के लिए भी। क्योंकि आज तक जैसे जैसे आपने कहा कि नई पीढ़ी आ रही है, नई पीढ़ी साइंस को भी उतना ही वैल्यू देती है जितना वो बाकी चीजों को वैल्यू देती है। तो उनके लिए ये समझना और ये जानना कि ये एक खगोलीय घटना है जो बहुत ही अच्छी लगती है, मुझे देखना चाहिए, मुझे बाहर जाना चाहिए। जितना मैं अभी तक आपके इंटरव्यू में देख पा रहा हूँ, मुझे ये चीज अच्छी लगी कि कोई यहाँ किसी को डरा नहीं रहा अभी तक। हाँ, और मुझे ये लगा कि कम से कम लोगों को जाके बाहर इस सुंदर दृश्य, अचानक से किस दिन आप देखते हो इतने सालों बाद चांद बिल्कुल लाल हो जाए, मतलब ऐसी घटना कब होती है? तो आपको ऐसी घटनाओं को एंजॉय करना चाहिए, उसकी खूबसूरती को देखो, फोटोग्राफ करो और इससे एंजॉय करके आप भी फोटो शेयर करो, कुछ सीखो और सिखाओ, अपने बच्चों को इंस्पायर करो। तो आपको ये समझने की जरूरत है, ये चीज घटनाएं बहुत कम होती है, इनको एंजॉय करना चाहिए और ज्योमेट्री को समझने की जरूरत है। तो अब मुझे नहीं पता अगर आपकी ऑडियंस को अब तक कैसे ये घटना होती है। नहीं, बिल्कुल नीरज जी, आप उसको समझाइए भी, क्योंकि मुझे लगता है कि गुड न्यूज टुडे के जो दर्शक हैं उसमें जो युवा वर्ग है वो भी बहुत ज्यादा है और वो काफी दिलचस्पी रखता है इस चीज को जानने समझने में। तो ये एंटायर आज का जो घटनाक्रम रहने वाला है, क्योंकि हम देखिए ग्रहण काल तो हम बता रहे हैं कि 9:58 से उसकी शुरुआत होगी, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी कि किस समय एक्चुअली जो वो ब्लड मून हम कह रहे हैं, वो कलर हम कह रहे हैं कि आज वो देखने को मिलेगा हमें, तो हमें किस समय एग्जैक्टली वो देखने को मिलेगा और ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा वो भी समझाइए। अच्छा, हमें ये समझने की जरूरत है कि कोई भी ज्योमेट्री जो स्पेस में अलाइनमेंट क्रिएट करती है, उससे क्या क्या फॉर्मेशंस बन सकते हैं। तो हमारे पास 3
तरह के अभी बॉडीज है जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक होगी हमारी पृथ्वी, सूरज और चंद्रमा। अब इन तीनों के बीच में ही अलाइनमेंट होती है। हमें पता है कि धरती के आसपास चांद चक्कर काटता है और चांद और धरती दोनों मिलके सूरज के आसपास चक्कर काटते हैं। अब इसके बीच में अगर हम देखें तो कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि तीनों आपस में एक लाइन में आ जाए। अब क्योंकि सूरज आपको रोशनी दे रहा है, अगर कोई भी चीज आपको रोशनी दे रही है तो आपको पता है जिस चीज पे रोशनी पड़ रही है उसकी परछाई पड़ने वाली है। हमें पता है, ये हम जानते हैं कि धरती में भी देखते हैं कि हर चीज की परछाई होती है, तो स्पेस में भी परछाई तो बनती ही बनती है, हमेशा बनती है। पृथ्वी की परछाई भी बनती है और चंद्रमा की परछाई भी बनती है। लेकिन अगर पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पे पड़ जाए तो वो एक चंद्र ग्रहण हो गया, और चंद्रमा की परछाई अगर पृथ्वी पे पड़ जाए तो वो एक सूर्य ग्रहण हो गया। सिंपल सी बात है। लेकिन ये रोज नहीं होता। अगर ये चक्कर काटते हुए हमें पता है हर महीने हमारे पास एक पूर्णिमा आती है, एक अमावस्या आती है। और जितना मुझे नहीं पता अभी आप लोगों को पता है या नहीं पता, बट आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि चंद्र ग्रहण हमेशा एक पूर्णिमा पे ही आएगा और सूर्य ग्रहण हमेशा एक अमावस्या पे ही आएगा। किसी और दिन ये नहीं आ सकता, क्योंकि ये अलाइनमेंट तभी बन पाती है। लेकिन अगर ये सवाल है तो हर पूर्णिमा पे चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता और हर अमावस्या पे सूर्य ग्रहण क्यों नहीं होता? क्योंकि ये तो चक्कर का आपस में काट ही रहे हैं, और एक तरफ सूरज है और चंद्रमा चक्कर काट रहा है पृथ्वी के। तो हर दिन होना चाहिए ऐसा, हर पूर्णिमा पे, यानी कि हर मंथ में आपके पास दोनों चीज आएंगी। बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि अर्थ और चांद का जो प्लेन है जिसके आसपास वो घूम रहा है वो पूरे एक अलाइनमेंट में नहीं है हमारे अर्थ और सूरज के प्लेन में। जो सौरमंडल का प्लेन है वो आपस में दोनों अलाइन नहीं है, बिल्कुल एक। अगर वो अलाइन होता तो हर महीने हमारे पास सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता। अब ये अलाइनमेंट आपने बहुत सही बात बताई नीरज जी। आपको बता दें आज का दिन बेहद खास है। साल 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण आज रात लगने वाला है 9:58 पर। चंद्र ग्रहण का एक खगोलीय घटना है जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन लगातार जिस तरह से हम कह रहे हैं कि इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसीलिए राशिवार भी हम बता रहे थे इस चंद्र ग्रहण में आप लाभ कैसे उठा सकते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से प्रतीक जी के पास आते हुए, प्रतीक जी अब जो आखिरी 4 राशियां हैं उनके बारे में आप बता दीजिए हमें जल्दी जल्दी कि भाई वो जो आखिरी 4 राशियां हैं वो इस ग्रहण काल में भी कैसे लाभ ले सकती हैं, क्या कुछ उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तमाम बातें। देखिए, धनु लग्न और धनु राशि की बात करें, आपके तृतीय भाव में ये ग्रहण लग रहा है और चंद्रमा निश्चित तौर पर पीड़ित है इस समय आपके अष्टम का स्वामी होके। तो आपको किससे बचना होगा? ससुराल पक्ष से अननेसेसरी वाद विवाद नहीं करना है। वो तो मुझे लगता है वैसे भी नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी से ही नहीं करना चाहिए, और खास तौर से स्त्री जगत का सम्मान बन सकती है। प्रतीक जी यही कहना चाहते हैं, परिस्थिति बन सकती है तो बचिए, क्योंकि हर दिन परिस्थिति बने ये भी जरूरी नहीं है। इस समय वैसे श्वेता जी मामला उल्टा चल रहा है। कोई नीले नीले ड्रम में पाया जाता है, कोई सिलाब में। तो एनीवेज, तो धनु लग्न धनु राशि वालों, नौकरी व्यापार में स्थिति ठीक रहेंगी, वहाँ कोई समस्या नहीं है। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी और निश्चित तौर पर करियर में बड़ा अवसर मिलेगा और यात्रा कर सकते हैं करियर संबंधित। निश्चित तौर पर उसमें लाभ होगा। व्यापार में जो भी कार्य रुके हुए थे वो पूर्ण होते हुए दिखते हैं। निश्चित तौर पर आर्थिक स्थिति बेहतर। पारिवारिक जीवन में खटपट रहेगी तो वहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा। प्रेम प्रसंग में खटपट होगी, वहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के मामलों की बात करें, डाइजेशन थोड़ा इशू करेगा, वहाँ पे ध्यान देना होगा। उसी के साथ साथ गॉल ब्लैडर संबंधित कोई इशू आ सकता है और यात्रा के दौरान चीज़ें चोरी हो सकती, ध्यान दीजिएगा। उपाय, ग्रहण के बाद दूध, दही या चावल का दान करना अति शुभ रहेगा। अब बात मकर लग्न और मकर राशि वाले की। द्वितीय भाव पे ये ग्रहण लग रहा है। द्वितीय भाव वाणी का होता है, असट का होता है, डेली रूटीन इनकम का होता है, सैलरी का होता है। तो अपनी वाणी की वजह से कोई बड़ी डील का नुकसान हो सकता है। पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं आपकी वाणी की वजह से। आपकी वाणी की वजह से आपके करियर व्यवसाय में दिक्कतें आ सकती हैं। शत्रु पक्ष हावी रहेगा, लापरवाही नुकसान करेगी। आर्थिक स्थिति की बात करें, उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, धन का नुकसान हो सकता है,
कर्ज के जाल में फंस सकते हैं, ध्यान देना होगा। पारिवारिक जीवन, पारिवारिक समस्याएं रहेंगी, आपसी तालमेल में कमी रहेगी, परिवार में लोग आपकी बातें अनसुना करेंगे, इस वजह से फ्रस्ट्रेशन भी होगा। द्वितीय भाव में ये ग्रहण है तो सर्दी, जुकाम, बुखार, थ्रोट एरिया निश्चित तौर पर इफेक्टेड रहेगा। इनसे संबंधित चीज़ों पर डॉक्टरी सलाह ले लें, नहीं तो परेशानी पड़ सकती है। ग्रहण काल के बाद कल सुबह सफ़ेद चीज़ों का दान, चावल या सफ़ेद मिठाई या नारियल जटाधारी कर दीजिएगा, लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं कुंभ लग्न, कुंभ राशि वालों की। आपके लग्न में है चंद्र और राहु, सप्तम में केतु, तो एम्बिशन बहुत बढ़ेगी, लगेगा दुनिया जीत लेंगे। लेकिन ये चंद्र राहु भ्रम की स्थिति फैलाता है, तो भ्रमित होंगे तो बहुत बचना होगा भ्रम की स्थिति से। करियर, व्यापार में कोई आपको बड़े बड़े सपने दिखाएगा, लेकिन वैसा कुछ होगा नहीं, इस वजह से भारी नुकसान हो सकता है। व्यवसाय में किसी की बातों में ना आए, नहीं तो नुकसान निश्चित है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो कोई जोखिम नहीं लेना है, उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, रुपए पैसे में दिक्कतें रहेंगी, शेयर मार्केट में भारी नुकसान हो सकता है। उसी के साथ साथ खास तौर से अगर किसी को कोई पैसा दिया था वो आसानी से वापस नहीं लौटेगा, और आने वाले एक पखवाड़े, एक पक्ष तक उधार नहीं देना है। स्वास्थ्य के मामलों की बात करें तो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा। ओवरऑल ब्लड प्रेशर, हार्ट की दिक्कतें परेशान करेंगी। पारिवारिक जीवन में खटपट रहेगी, अलगाव, सेपरेशन, डिवोर्स तक की नौबत आ सकती है। प्रेम प्रसंग में जो लोग हैं, किसी तीसरे के हस्तक्षेप की वजह से नुकसान हो सकता है। खास तौर से कोर्ट कचहरी तक मामला नहीं जाने दीजिएगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे। रिश्तों में निश्चित तौर पर समस्याएं हैं। अब बात कर लेते हैं क्या उपाय करें। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रम से नमः। शिव चालीसा का पाठ आप मुझे सुन पा रहे हैं, अभी से शुरू कर दीजिए, जब तक जग रहे हैं आज रात्रि, क्योंकि आप ही की राशि में ग्रहण है, आप सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं। 9:41 तक अभी कुछ घंटे बचे हैं। शतभिषा नक्षत्र में ये ग्रहण लगा हुआ है, तब तक ये टेडली बहुत खराब कॉम्बिनेशन है। तो शिव चालीसा ओम नमः शिवाय, ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रम से नमः, इसका पाठ करिए। ये ग्रहण आपके लिए शुभ तो नहीं है, क्योंकि करेला वो भी नीम चढ़ा, शनि की 7.5 भी चल रही है। अब बात कर लेते हैं मीन लग्न, मीन राशि वालों की। आपके लिहाज से देखा जाए 12वें भाव पे है, तो करियर, व्यवसाय में विदेश यात्रा हो सकती है, विदेशों से लाभ हो सकता है। करियर, व्यवसाय में तरक्की होने के संकेत हैं। MNC में बड़ी अच्छी जॉब लग सकती है, इस तरह की चीज़ों में लाभ होगा। लेकिन 12वें भाव में होने की वजह से आपको एडिक्शन में नहीं जाना है, एडिक्शन से बचना है, चाहे वो किसी तरह का भी हो। वोमेन, वाइन, इन सब, अल्कोहल, इन सब चीज़ों से दूर रहना है। ग्रहण खास तौर से नौकरी व्यापार में कोई बड़ी दिक्कत नहीं ला रहा है, वहाँ स्थितियाँ ठीक हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन खर्चे बढ़े चढ़े रहेंगे। इस दौरान इन्वेस्टमेंट करेंगे तो काफ़ी लाभ होगा। पारिवारिक जीवन ध्यान रखें, क्योंकि 12वां भाव सैया सुख का भी है, तो वहाँ पे उतार चढ़ाव रह सकता है। अब आते हैं सेहत पर, तो सेहत पर ध्यान रखना है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि केतु की स्थिति 6ठे भाव में होने की वजह से आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखती है, बल्कि शत्रुओं का भी नाश होगा। शिव षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का पाठ और नमः शिवाय का पाठ करना है, और कल सुबह रुद्राष्टक का पाठ, नमामि समिशान निर्वाण रूपम, इसका पाठ जरूर करिए। बिल्कुल, तो तमाम 12 राशियों के बारे में हमारे जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं उन्होंने बताया। एक बार फिर से हम अब जान लेते हैं, नीरज जी के पास चलते हैं। नीरज जी, आपने जो बड़ी इंटरेस्टिंगली बताया है कि कुछ विशेष आपने आज तैयारी कर रखी है इस चंद्र ग्रहण को देखने की, और खास करके बड़े इंटरेस्टेड होते हैं बच्चे, क्योंकि जिस कलर में ये जो ब्लड कलर है, ब्लड रेड कलर, उसमें वो बहुत ही डिफरेंट लगता है। क्योंकि अमूमन जो है हम देखते हैं उनको क्रीमिश कलर या फिर वाइटिश कलर में हम देख पाते हैं। जब पूर्ण चंद्र ग्रहण भी होता है तो हम ग्रहण को वैसे देखते हैं। ये कलर बहुत ही अट्रैक्ट करता है, डिफरेंट लगता है। तो तैयारी आपकी कैसी है, और क्या स्पेशली बच्चों के लिए आपने तैयारी की है या फिर खुद के स्टडी के लिए? पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये लाल कलर होता क्यों है, पहले इसको समझ लेते हैं। इसकी इंटरेस्टिंग साइंस है बड़ी। देखो, अगर किसी भी चीज की परछाई किसी और पे पड़े, सबसे पहले परछाई का कलर क्या होता है? ब्लैक। मतलब उस ब्लैक मतलब कहने का मतलब
लाइट नहीं है, एब्सेंस ऑफ लाइट, उसे हम ब्लैक कहते हैं। तो अगर आपने चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के टाइम पे देखते हो तो अंधेरा हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि सूरज की चंद्रमा की परछाई हमारे ऊपर गिर रही है। तो टेक्निकली देखा जाए तो अगर पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर गिरे तो चंद्रमा बिल्कुल ढक जाना चाहिए, बिल्कुल काला, बिल्कुल नजर ही नहीं आना चाहिए, बट नजर आता है। क्यों नजर आता है? क्योंकि धरती के पास अपना एक वायुमंडल है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। उस वायुमंडल से वो जो किरणें हैं जो सूरज से आ रही है, वो वायुमंडल से छन के फिल्टर होके आगे जाती है। अब फिल्टर होने में आपको जैसे पता है, एक किसी भी लाइट में, जैसे हम कहते हैं रोशनी के 7 अलग अलग रंग होते हैं, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं विबग्योर, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, वायलेट से लेके रेड तक, ठीक है। तो बाकी जो पहले कलर्स होते हैं, वायलेट से लेके इंडिगो, ग्रीन, ये सब सारे कलर्स जो होते हैं, वो सारे उनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है, वो ज्यादा ट्रैवल नहीं कर पाती। सिर्फ लाल ही रंग ऐसा होता है जो हमारी वायुमंडल को पेनिट्रेट करके, फिल्टर आउट करके चांद तक पहुंच पाती है। बाकी सारे कलर स्कैटर हो जाते हैं इधर उधर, इसीलिए बाकी कलर नजर नहीं आते, सिर्फ लाल रंग पहुंच पाता है चांद तक। इसीलिए हमें चांद जो है वो बिल्कुल लाल कलर का नजर आता है उस दिन, जिसे हम कहते हैं ब्लड मून। और वो कब नजर आएगा? जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, पार्शियल में नहीं। पार्शियल के टाइम पे आपको ब्लैक ही नजर आता है, एक पार्ट ब्लैक नजर आएगा, काला नजर आएगा। जैसे जैसे हम टोटलिटी की तरफ जाएंगे, बिल्कुल कंप्लीट एक्लिप्स की तरफ। और ये एग्जैक्टली हमें कितने बजे नीरज आज देखने को मिलेगा? हाँ जी, अगर हमारा जो एक्लिप्स शुरू हो रहा है, अराउंड पार्शियल जो एक्लिप्स हो रहा है पहला, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं 10 बजे के आसपास, 9:58 10 PM से आपको पहली जो शैडो है वो नजर आना शुरू करेगी, और धीरे धीरे करते करते 1 घंटे में वो चांद को पूरा ढक लेगी, और चांद जो है बिल्कुल 11 बजे के आसपास रेड कलर का हो जाए। 11 बजे से लेके 12:20 तक ऑलमोस्ट 1.5 घंटा। सो देखिए कितनी बड़ी अर्थ की शैडो कितनी बड़ी है कि 1.5 घंटा वो चंद्रमा को छुपा के रख पा रही है। वो पूरे का पूरा जो है आपको लाल नजर आएगा। अच्छा, तो और ये नीरज आपसे भी सवाल है, और यहाँ मौजूद स्टूडियो में मेहमानों से भी, कि इस बार कहा जा रहा है कि लगभग 82 या 87 मिनट, लगभग 3 घंटे के आसपास का समय दिया गया है। 29 मिनट। तो उसमें यह है कि मतलब बहुत बहुत बड़े अंतराल तक हमारे पास वो पीरियड रहेगा, वो समय रहेगा जब हम देख पाएंगे, या ग्रहण काल रहेगा। हाँ जी, वही उसी में, जैसे हम कहते हैं, हम एक्लिप्स की अगर बात करें तो पहला एक्लिप्स 10 बजे शुरू हो रहा है और खत्म हो रहा है करीबन 1:30 बजे के आसपास। तो अब अगर आप देखोगे शैडो आने से लेके शैडो जाने तक ऑलमोस्ट आपके पास 4 घंटे का फर्क आ रहा है, मतलब 4.5 आवर्स का फर्क आ रहा है। लेकिन एक्लिप्स उससे पहले एक्चुअली शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं पिनम्ब्रल एक्लिप्स, जिसकी जैसे शैडो के 2 पार्ट होते हैं, एक डार्कर शैडो होता है, एक लाइटर शैडो होता है। तो लाइटर शैडो में तो चंद्रमा पहले ही आ जाएगा, वो आज आपका शुरू हो जाएगा 9 बजे। वो 9 बजे से लेके 10 बजे तक उस कम लाइटर शैडो में रहता है, और 10 बजे से वो शुरू होके प्रॉपर डार्क शैडो में आएगा, और 11 बजे से लेके 12:20 पे बिल्कुल लाल नजर आएगा। और उसके बाद फिर ये प्रक्रिया दोहराएगी, 1 घंटे के लिए पार्शियल, और फिर 1 घंटे के लिए पिनम्ब्रल एक्लिप्स आएगा। तो ये जो 1.5 घंटे का टाइम है, ये बहुत मजा, मतलब हमारे लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमने बहुत सारे टेलीस्कोप लगा रखे हैं, फोटोग्राफी के इक्विपमेंट लगा रखे हैं, बहुत जन अलग अलग स्टडीज कर रहे हैं। हमने ऑब्जर्वेशन तो नहीं कराई बच्चों के लिए क्योंकि टाइम बड़ा ऑड था हमारे लिए, बट हमने अपने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को बताया है कि अपने अपने घरों में जिनके पास टेलीस्कोप है वो टेलीस्कोप से देखें, जिनके पास नहीं है वो ऐसे जाए बाहर एंजॉय करें, इसे अपने बच्चों को दिखाएं, इनकी इंपॉर्टेंस बताएं। तो हमने अपने सोशल मीडिया के थ्रू उसका साइंस समझाने की कोशिश करी है और लोगों को कम्युनिकेट किया है कि जाओ देखो। तो हमारे पास तो सारे आज इक्विपमेंट रेडी है जिसके थ्रू अलग अलग साइंस को समझा जाएगा। कि हम पहले टाइम भी वैलिडेट करते हैं कि 9:58 का अगर टाइम दिया गया है जो हमने सॉफ्टवेयर से निकाला है, क्या वो एग्जैक्टली 9:58 में हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या उसको थोड़ा पहले हो रहा है या बाद में हो रहा है, क्या हमारा कैलकुलेशन सही है या गलत है, हम इसे भी वैलिडेट करते हैं। फिर वो कलर की इंटेंसिटी कैसी है, वो कितना डार्क है, बहुत लाल है, उसको भी रीड किया जा सकता है। उसको भी रीड किया जाता है। उसे हम कहते हैं डैंजन स्केल। उसे हम रीड करते हैं कितना डार्क है आपका कलर, कि कितना आपका जो लाइट के
पहुंच रही है वो कौन से रेड वाले स्पेक्ट्रम तक पहुंच पा रही है, तो उसको भी रीड करते हैं हम। कभी कभार एक्लिप्स ऐसा होता है कि समझ ही नहीं पाता कि एक्लिप्स हो रहा है, मतलब बिल्कुल रेड बस नजर आता थोड़ा सा। कभी कभार इतना एक्लिप्स होता है कि आपको वो लाल रंग भी नजर नहीं आता, बिल्कुल जैसे मैंने आपको कहा था ना, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। रेयर होते हैं वो एक्लिप्सेस, बट वैसे एक्लिप्सेस भी आते हैं और डिपेंड करते हैं आपके एरिया टू एरिया पे भी कि आप कहां से उसको देख रहे हो, तो हम वो भी मेजर करेंगे। बिल्कुल, तो बहुत काफी ही सारे बहुत science ही measure। बहुत ही इंटरेस्टिंगली आपने नीरज ये तमाम बातों को रखा। मुझे लगता है कि यहाँ हम लोग जितने लोग मौजूद हैं, हम सभी को काफी इंटरेस्ट आ रहा है आपकी बातों से, जिस तरह से आप समझा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। हमें भी लग रहा है कि अगर ये पॉसिबल होता तो हम भी आकर के देख पाते आपके उस टेलीस्कोप से कि किस तरह से आपके नजरिए से चांद जो है आज वो दिखने वाला है। लेकिन हाँ, जो दूसरा नजरिया है जिस पर हम लगातार इधर चर्चा भी कर रहे हैं स्टूडियो में वानिया जी, इस पर हम बात कर रहे हैं कि वाकई इस बार का जो ये हमारे साल का और अंतिम चंद्र ग्रहण हम इसे बता रहे हैं, और ये कई मायनों में खास हो रहा है क्योंकि अब इस तरह का चंद्र ग्रहण हमें 2028 में देखने को मिलेगा, यानी कि लंबा एक इंतजार है, उसके बाद देखने को मिलेगा। लेकिन इस पर चर्चा करते हुए राशियों के बारे में तो हमने जाना, लेकिन वानी जी ये बताइए कि इस चंद्र ग्रहण के असर की जब हम बात कर रहे थे तो हमने ये कहा कि चाहे वाणिज्य के क्षेत्र में ले लिया जाए या फिर जी आप कुछ कह रहे थे नीरज, आप म्यूटेड हैं आप। मैं म्यूटेड तो हाँ नहीं आप हूं, ठीक है, बताइए बताइए क्या कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगला एक्लिप्स 2026 में ही आएगा, मार्च में। अच्छा 2026 टोटल, हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ से इंडिया से नजर आएगा, लेकिन उस टाइम पे क्योंकि वो एक्लिप्स इंडिया में सेंटर में नहीं है, तो वो एक्लिप्स सिर्फ हमें ईस्टर्न पार्ट यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बंगाल, सिक्किम, इस एरिया में टोटल नजर आएगा, और बाकी दिल्ली हो गया या मुंबई हो गया या चेन्नई हो गया, उन एरिया से आपको पार्शियल नजर आए। तो हमें आएगा नजर, लेकिन कुछ पार्ट नहीं नजर, पार्शियली आएगा, हमें पूरी तरह से हाँ, जो पूरी इंडिया को अगर कैलकुलेट करो तो पार्शियल आएगा, कुछ जगहों पे टोटल भी आएगा। हाँ, तो आज हमें जिस तरह का दिखने वाला है वो नहीं आएगा, पार्शियल आएगा। तो जो वान्या जी बात को आगे बढ़ाते हुए, तो जिस तरह की हम बात कर रहे थे, आपने ये भी कहा था कि अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो बिजनेस वर्ल्ड हो, चाहे वो वर्ल्ड इकोनॉमी हो, या फिर अगर आप पॉलिटिक्स देख लें या फिर एनवायरनमेंट देख लें, हर किसी क्षेत्र में इसका असर हमें देखने को मिलेगा। अगर आप थोड़ा बहुत बता पाएं कि अगर हम वर्ल्ड अभी इस वक्त देख लीजिए कि पूरे विश्व में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चर्चा का विषय है, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है अपने आप में वो केंद्र में किस तरह से आ गया है, अमेरिका किस तरह से केंद्र में आ गया है, और तमाम चीजें जो चल रही हैं उसको लेकर के आपको क्या लगता है कि इसका कितना असर कैसा होगा? थैंक यू श्वेता जी। जो अभी मैं बस आपकी एक लाइन पिक करती हूँ, जो आपने अभी डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया, सो मैं अभी आपके साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप और मार्क जकरबर्ग का जो जन्म था वो ग्रहण के टाइम पर हुआ था। अच्छा, हाँ, तो इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव भी किया है, तो हर चीज़ के एक पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी और नेगेटिव भी, लेकिन जो उन एक राहु माइंडसेट होता है, जो एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल माइंडसेट होता है, अचानक से कभी भी कुछ भी डिसीजन ले लेना या कुछ भी चीजें आ जाना, तो उस तरह की क्वालिटीज जो है वो आपको जैसे डोनाल्ड ट्रंप में वो चीजें रिफ्लेक्ट भी करती हैं। तो जो भी बच्चे जो हैं ग्रहण के टाइम पर उस ड्यूरेशन में पैदा होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनका माइंडसेट होता है उस पर राहु का जो है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो इस तरह की भी चीजें होती हैं। हालांकि उनका चंद्रमा जो होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। अगली बात, अगले 3 चंद्र ग्रहण की जो डेट्स हैं वो 2 मार्च 2026, 31 दिसंबर 2028 और 25 अप्रैल 2032 पर लगेगा। कुछ इसमें मोस्टली जो है ये कवरेज जो है मैक्सिमम एरियाज में इसकी रहेगी। अब आपके थर्ड क्वेश्चन पे आती हूँ, जो आपने बोला कि देश दुनिया पर इसका कैसा असर रहेगा। तो बहुत सारे एरियाज को जो है ये टच करेगा, और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है, सबसे पहले जब भी चंद्र ग्रहण है, क्योंकि चंद्रमा जो है मन का कारक होता है, चंद्रमा मन सो जाते, तो लिक्विडिटी का कारक होता है, फेमिनिन एनर्जी का भी कारक होता है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले जब ग्रहण की अभी शुरुआत होगी थोड़ी सी देर में, तो इसका इम्पैक्ट जो है मेंटल हेल्थ पर आएगा। ऑलरेडी थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है ऑलरेडी शुरू हो चुका है, क्योंकि सूतक काल जो है ऑलरेडी 9 आवर्स पहले जो है इसका लग चुका है। तो इसमें जो है देश दुनिया की अगर हम बात करते हैं, तो आप देखेंगे प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल कैलामिटीज,
वाटर से रिलेटेड नेचुरल कैलेमिटीज जो हैं वो सबसे ज़्यादा आएंगी। और स्पेशली जब भी क्लाइमेट में, ओवरऑल एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो हिलती हैं, इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। हमारी टाइड्स बहुत हाई होती हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सुनामी, अर्थक्वेक, कुछ ना कुछ वॉल्केनोस, जो अभी वॉल्केनोस में सूर्य ग्रहण के बाद प्रिडिक्ट करती हूँ, लेकिन विद इन दिस ड्यूरेशन, क्योंकि एक ही पखवाड़े में 2 ग्रहण है, तो अभी 21 सितंबर तक आप देखेंगे कुछ ना कुछ भूकंप की न्यूज आपको खुद ही नेक्स्ट 72 आवर्स में या नेक्स्ट उसमें हो सकता है रिक्टर स्केल उसका कम हो, इंटेंसिटी कम हो, या फिर और एरियाज पर ज्यादा इंपैक्ट हो, जहां पर वैसे तो हमारे इंडिया में ही एक कंप्लीटली विजिबल है, ये रेड मून है। लेकिन ये रेड मून कितना दिखेगा, ये आपके एनवायरमेंट के पोल्यूशन और AQI इंडेक्स भी वेरी करता है, इसका भी इंपैक्ट आता है कि वो कितना ज्यादा विजिबल है। तो ये पैरामीटर्स भी इसके अंदर आते हैं। रही बात अभी भारत की भी जो है मंगल की जो टाइम है जो आने वाला है, तो आप देखेंगे कि शेयर मार्केट में आपको बहुत ज्यादा उथल पुथल लगेगी। सूर्य ग्रहण के बाद भी आपको पॉलिटिक्स में भी बहुत ज्यादा उथल पुथल रहेगी। अभी आप देखिए ना ग्रहण का इंपैक्ट अभी से पंजाब में जो आप फ्लड्स का देख रहे हैं, तो ऑलरेडी जो है इसका इंपैक्ट आने लग गया था। ऐसा नहीं कि इंपैक्ट जो है वो ऑन द स्पॉट आएगा, बिकॉज लाइक इट इज प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, तो मैक्सिमम हद तक हम इसको प्रिडिक्ट करते हैं। तो आप देखिए जलीय घटनाएं जो है पहले से ही आनी जो है शुरू हो गई थी, इसका इंपैक्ट शेयर मार्केट पर भी पड़ेगा, आगे सूर्य ग्रहण के बाद गोल्ड पर भी रेट। वान्या जी एक एक करके हम जानेंगे इन चीजों कि आपने जो कहा वाकई वो जलीय घटनाएं हम हेडलाइंस में भी लगातार पढ़ रहे हैं। पिछले दिनों लगातार यही खबरें आ रही हैं, जिस तरह से त्रासदी हमें देखने को मिल रही है, चाहे हिमाचल हो, चाहे आज के डेट में पंजाब ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं आपकी बात जो है वो सही यहाँ होती दिख रही है।